In today's video, we are going to cover this chapter. This is chapter number 1 and I hope कि आपकी 7th की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी मैथ्स के साथ एंड अब 8th की जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड अब मैथ्स जितनी भी है ना हमारी, अगर जिसको समझ नहीं आती मैथ्स, अगर उसको नहीं भी आती किसी को भी, तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को समझेंगे और ये जो 8th की जो पूरी जर्नी होने वाली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स पता होने से पहले हमें कई सारी नंबर्स, कुछ और नंबर्स जो हमें पता होने चाहिए पहले। ठीक है, रैशनल नंबर्स तो हमें पता होने ही चाहिए, बट उससे पहले भी हमें कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम उसके बारे में पहले पता करेंगे, नहीं तो रैशनल नंबर्स पता हो के भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होंगी, वो चीज़ें हम एक बार रिवाइज भी करेंगे और आपको समझना भी है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ नंबर्स देखेंगे कि नंबर्स के कंसेप्ट क्या है और कौन कौन से नंबर्स हमारे पास है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर। सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, आई होप आप में से किसी बच्चों को नेचुरल नंबर्स पता भी होंगे क्या होते हैं, बट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जो आपके अंदर से नेचुरली निकले, जो आपके अंदर से नेचुरली निकले, मतलब कि मैं अगर किसी से पूछूं कि मुझे नंबर बताओ भैया, तो वो क्या बोलेंगे? वो यही तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे तो बोलेंगे। आप किसी से नंबर पूछने जाओगे, या फिर आप जब बचपन में नंबर सीखते थे तो आपको 1 से लेके गिनती स्टार्ट करवाई जाती थी, है ना, या फिर कोई और गिनती भी करवाई जाती थी? नहीं ना, तो आपको 1 से लेके ही स्टार्ट करवाते थे। सारी जो नंबर्स हम पढ़ते हैं मैथ्स में, तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, है ना, तो ये नेचुरली आपके अंदर से आते हैं, तो हम इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना इजी था नेचुरल नंबर समझना, क्योंकि नेचुरली हमारे अंदर से आते हैं और नेचुरली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम नेचुरली कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सो देखो, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जस्ट एक आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए कि हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव जो प्लस वाले नंबर्स हो, है ना, पॉजिटिव नंबर्स। और ये सारे नंबर प्लस में ही तो होते हैं, पॉजिटिव ही तो होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और सिंपली हम कह सकते हैं वही सारे नंबर्स जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो वही हमारे हो गए सारे नेचुरल नंबर्स, और विच आर काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, हम इन सभी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये वाले नंबर्स कौन से हो गए हमारे? ये वाले। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, टिल इन्फिनिटी आपके ये सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब हमने देखा कि भाई 0 भी तो एक नंबर होता है, अब वो 0 कहाँ गया? 0 तो हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। 0 को हम एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? 0 को भी तो हमें एक सीरीज़ में रखना पड़ेगा ना, 0 तो मतलब नंबर्स की सीरीज़ से बाहर नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, हमने नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर बना दिया। अब ये क्या है होल नंबर? अब हमने क्या किया ना, हमने नेचुरल नंबर की सीरीज़ में 0 को ऐड कर दिया। हमने सिंपली क्या करा, हमने नेचुरल नंबर की सीरीज़ में, जो हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज़ थी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें हमने 0 को ऐड कर दिया। दैट्स इट। क्या करा हमने? 0 को ऐड कर दिया। सो हम कह सकते हैं, देखो होल नंबर को सबसे पहले हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमें क्या बताएं? A group of natural numbers. नेक्स्ट हमें क्या बताया है? द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर्स का ग्रुप जिसमें हमने क्या इंक्लूड कर दिया? हमने 0 को इंक्लूड कर दिया, राइट। इन इट आर नोन एज होल नंबर। सो देखो, जब हमने 0 को ऐड कर दिया ना नेचुरल नंबर की सीरीज़ में, तो हमारी जो नंबर की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट होगी? मैं कहूँ कि मैंने आपको कोई भी एक बड़ा सा नंबर दे दिया, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 7 3 2 4 0 4 9 6, कुछ भी एक बड़ा सा नंबर दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आप इन नंबर्स जो देख रहे हैं आप, ये सारे नंबर्स इन्हीं नंबर्स में से होंगे ना। इन नंबर्स के बाहर तो कोई नंबर नहीं होगा आपके पास। ये जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना, 0 से लेकर 9 तक, आपके पास मैं कोई भी बड़ा आपको नंबर दे दूँ तो वो
कोई भी बड़ा जो नंबर होगा वो इन्हीं नंबर में से ही होगा, इसके बाहर कोई और नंबर नहीं हो सकता, है ना। 0 से लेके 9 के बीच में ही आपके सारे नंबर जो है वो आते हैं। क्लियर है। तो जब 0 आ गया, 0 जब इस सीरीज़ में ऐड हो गया नेचुरल नंबर की सीरीज़ में, तब उसने इस नंबर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया। एंड देन जब कंप्लीट कर दिया तो इसीलिए हमने इस सीरीज़ को जो 0 जिसमें 0 ऐड है उस सीरीज़ को हमने क्या बोल दिया, होल नंबर्स वाली सीरीज़। क्या कहा हमने, होल नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, हमने सिर्फ 0 को ऐड किया है नेचुरल नंबर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, हमने देखा कि हमने सभी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, है ना, प्लस वाले नंबर्स लिख दिए। ठीक है, हमने फिर 0 को भी ऐड कर दिया, इतना भी क्लियर हो गया, 0 को भी ऐड कर दिया। भाई नेगेटिव वाले नंबर्स भी तो होते हैं, है ना। अब नेगेटिव वाले नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई, नेगेटिव वाले नंबर्स क्यों हमें दिखाने हैं, ये -5, -2, -3 क्यों हमें इसे दिखाना है। देखो, अगर आप किसी हिल स्टेशन में जाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कई बार वो होता है 0 डिग्री से भी कम चला जाता है ना। 0 डिग्री गया और उसके बाद जब कम जाता है तो वो -1 पे पहुँच सकता है, -2 पे पहुँच सकता है, -3 पे पहुँच सकता है ना। तो इस तरह से जब हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हमने देखा वहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, है ना। तो हम उस नेगेटिव नंबर्स को कैसे शो करते हैं, तो हमने देखा कि कुछ तो पॉजिटिव है और किसी को हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले फॉर्म में शो कर देते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से आपके पॉजिटिव नंबर्स बन गए एक, और एक बन गया नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और हमने पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव नंबर्स को मर्ज कर दिया। मर्ज करके हमने जो सीरीज़ बनाई उसको हमने कहा इंटीजर्स। ठीक है, इनको आप इंटीजर्स ही बोलोगे, इनको आप क्या बोलोगे, इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीजर्स है जिसको हम कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल Z से क्यों, ये नाइंसाफ़ी क्यों, यहाँ पर जब नेचुरल नंबर को कैपिटल N से कर रहे थे इसका फर्स्ट लेटर लिया था, ऐसे ही हमने होल नंबर को भी W से किया, फिर हमने इंटीजर को I से क्यों नहीं किया, है ना। ये क्वेश्चन तो आप सोचोगे क्यों नहीं किया हमने, पर देखो आपको इंटीजर्स जो है उनको Z से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हाँ जो हम I से जिसको डिनोट करते हैं वो होता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो अब आपकी हायर स्टडीज़ में, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अपनी हायर क्लासेस में वो सारी चीज़ें आप समझोगे, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सब इर्रेशनल नंबर को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, एंड दैट्स वाई हम इंटीजर्स को कैपिटल I से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सेम चीज़ हो जाएगी तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए हमने इंटीजर्स के लिए क्या बना दिया, Z। क्लियर है। सो इंटीजर्स क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0, किसके साथ, 0 के साथ। पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे ही, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, बट अलोंग विद 0, तो 0 भी उसके बीच में होना चाहिए, है ना। 0 के साथ ही ये सारे नंबर जब हम मर्ज करते हैं तो दे विल बिकम इंटीजर्स। क्लियर है। तो हमने कहा कि ऐसे नंबर्स को, ऐसे ग्रुप को हमने कह दिया इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ गए, जैसे -5, -4, -1, 0, और ये कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली होती है ना, ये आपके पास कौन से होते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये कौन से हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। एंड जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आपको दिख ही रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को रखते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि आपने जब नंबर लाइन सीखी थी तो नंबर लाइन में भी तो हम इसी तरह से करते हैं ना, नंबर लाइन होती है, बीच में 0 हो लगाते हैं हम, है ना, बीच में 0 लगाते हैं। राइट हैंड साइड में हम सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स को रखते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे माइनस वाले नंबर्स को रखते हैं। तो ये कौन सा है, ये इंटीजर्स का ही तो पार्ट है, ये सारे इंटीजर्स ही तो है। ठीक है, सारे इंटीजर्स है। तो हमने क्या समझा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, है ना। नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ 0 को ऐड कर दिया। थर्ड हमने समझा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, है ना। नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स, है ना।
सभी पॉजिटिव नंबर्स आ गए। देन हमने देखा कि होल नंबर्स भी आ गए। होल नंबर्स कौन से, मतलब कि हम कह सकते हैं 0 भी आ गया, है ना, 0 भी इंक्लूड हो गया। एंड साथ में इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए। जब नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए तो अब हम इस सीरीज़ को क्या कह दिया, हमने कह दिया इस सीरीज़ को इंटीजर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दिस इज रैशनल नंबर। यही तो है चैप्टर का नाम, रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर, ये समझना है हमें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, रैशनल नंबर समझते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जब भी हम किसी दो वैल्यूज़ को, दो नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब कि इस तरह से 2/5, ठीक है, इस तरह से लिखे, फ्रैक्शन की अपॉन की फॉर्म में लिख पाए, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है। क्या समझे हम, कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो आपको भूख नहीं थी ज़्यादा, आपने कुछ और अच्छा खा लिया था, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पूरे पिज़्ज़ा में से आपने सिर्फ एक स्लाइस खाई, आपने सिर्फ एक स्लाइस खाई। क्लियर है, आपको भूख नहीं थी ना, तो आपने इस पूरे पिज़्ज़ा को ख़त्म नहीं किया, आपने क्या किया, इस पूरे पिज़्ज़ा में से सिर्फ एक स्लाइस निकाल के खा ली और बाकी आपने छोड़ दिया। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपने कितना पिज़्ज़ा खाया, आपने कितना पिज़्ज़ा खाया, आप कैसे कहोगे, क्या बोलोगे, थोड़ा सा पिज़्ज़ा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया हमने, एक स्लाइस खा ली। अगर मैं इसे मैथमेटिक्स टर्म्स के अकॉर्डिंग बोलना चाहूँ कि आपको ये मैथमेटिकली न्यूमेरिकली आपको ये लिख के दिखाना है कि आपने कितना पिज़्ज़ा खाया, तो आप कैसे लिखोगे, आप कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे कि भाई इसके कितने टुकड़े थे, 1 2, कितने स्लाइड्स थे इसके, 7 8, है ना, इसके कितने स्लाइड्स थे, 8 स्लाइड्स थे। हमने देखा कि इसके 8 स्लाइड्स थे और मैंने उस 8 स्लाइड्स में से एक स्लाइड खा लिया, तो मैंने कहा कि मैंने 8 में से एक हिस्सा खा लिया। कुछ क्लियर हो रहा है, मैंने क्या कहा कि मैंने 8 में से, मैंने 8 हिस्से थे मेरे पिज़्ज़ा के, मैंने उस 8 हिस्से में से एक हिस्सा खाया, तो मेरे पास कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ आ गया, ये है ना। तो जब हम नंबर्स को इस तरह से शो करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करते हैं, तो हम उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं। देखो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है ना, नेचुरल नंबर पढ़ा हमने, होल नंबर्स पढ़ा हमने, इंटीजर्स भी पढ़ा। मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, और होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब कि उस सीरीज़ को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम इस तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं, तो हम इस तरह की सिचुएशंस में क्या लिख सकते हैं कि हमने कितना पिज़्ज़ा खाया, तो मैं कहूँगी 1/8। इस तरह से मैं समझ सकती हूँ कि उस पिज़्ज़ा के 8 हिस्से थे और उस 8 में से मैंने एक हिस्सा खाया, है ना। तो जब इस तरह से हम अपॉन की फॉर्म में दो नंबर्स को लिख सकते हैं, तो उन नंबर्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, वो कौन से ग्रुप का हिस्सा होगी, है ना। देखो नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर्स नहीं हो सकता, तो भाई वो कौन सा ग्रुप का हिस्सा होगी, तो फिर आया रैशनल नंबर्स। तो हमने बना दिया रैशनल नंबर्स कि भाई बूम, रैशनल नंबर ले लो आप। अब रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर यही चीज़ होती है कि जब हम किसी भी नंबर्स को दो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दो नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दे, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ये ऐसा कह सकते हैं, लाइक आपको पता होगा कि ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है आपका न्यूमरेटर, और ये जो होता है आपका नीचे वाला वो होता है डिनोमिनेटर। क्लियर है। अगर किसी को नहीं पता तो आप ये ध्यान से सुन लो कि जो ऊपर वाला होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, एंड ऐसे जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में किसी दो नंबर्स को लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है, P/Q के फॉर्म में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये P/Q कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। P/Q कुछ भी नहीं है, P भी एक नंबर है, Q भी एक नंबर है, और जब हम किसी भी नंबर्स को इस तरह से अपॉन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को हम कह सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, कुछ कोई नई चीज़ नहीं है, P और Q कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा समझो कि ये दो नंबर्स ही है। P/Q मतलब कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि A/B के फॉर्म में है,
तो ए और बी क्या है, ये भी दो नंबर्स ही है, ये भी दो नंबर्स ही है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, p अपॉन क्यू, है ना, p अपॉन क्यू मैंने आपको समझा दिया, कोई भी नंबर के फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, एंड इसमें एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देयर इज़ अ कंडीशन जो आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट q शुड नॉट बी जीरो। नाउ व्हाट इज q? देखो अभी मैंने आपको समझाया कि p अपॉन q है ना, p अपॉन q मतलब कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, है ना, है ना। अभी हमने समझा जैसे 1/8 था तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इस केस में आपके पास p क्या है 1 एंड q क्या है 8, है ना, p/q के फॉर्म में, तो ये p है, ये 8 है। इतना क्लियर है? जैसे हम कह सकते हो ये p है, अपॉन में q होता है, तो ये p है और ये क्या है q। तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा p अपॉन q के फॉर्म में, ये 1/8 भी p अपॉन q के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 5/0, ठीक है, देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट आपके पास एक कंडीशन दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये है रैशनल नंबर की कि जो ये डिनोमिनेटर होना चाहिए ना, मतलब कि जो ये q होना चाहिए, जो नीचे वाला q होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो आपने क्या देखा कि आपने फटाक से देखा कि भाई ये 5/0 है ना, तो हमने सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये रैशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में है, दिस इज अ रैशनल नंबर, दैट्स ट्रू। बट हमने सेकेंडली हमारे दिमाग में फटाक से ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये जो नीचे है डिनोमिनेटर जो है इसका वो क्या है, ज़ीरो। जब हमने देखा कि डिनोमिनेटर ज़ीरो है, दैट्स मीन कि ये अब रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। कंडीशन क्या है हमारे पास कि q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 5/0 लिख के दिखा दिया आपको, तो आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, जीरो है इस केस में। तो डिनोमिनेटर जीरो मतलब कि q जीरो, और q जीरो का क्या मतलब है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। कंडीशन ही है कि q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे q जीरो के इक्वल है। जहाँ हमने देखा कि q जीरो के इक्वल है वहाँ वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? किसी भी नंबर के नीचे अगर आपको जीरो दिख जाए, किसी भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, 8/0, 44, क्या बन गया ये, 94/0, ये सभी क्या होंगे, ये सभी रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ये सभी रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी भी फॉर्म में लिख दो, 4/5, 2/3, 10/11, 1/3, ये सारे क्या है, ये सभी क्या है आपके पास, ये सभी आपके रैशनल नंबर्स है, सभी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये सभी क्या है, ये सभी रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 0/2, अब क्या ये रैशनल नंबर होगा? 0.2 क्या रैशनल नंबर है? सोचो सोचो। देखो क्या कंडीशन दी गई है आपको, देखो ये 0.2 है, मतलब कि ये p अपॉन q है इस तरह से, है ना, p 0 है, q 2 है। अब तो जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा वो अब तो उसको समझ आ ही गया होगा, आई होप। देखो p 0 के इक्वल है, q 2 के इक्वल है ना, इस केस में p क्या है 0 एंड q क्या है 2। 0.2 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नो डाउट, रैशनल नंबर है, नो डाउट, है ना। अब देखना है हमें कि ये जो है क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कंडीशन क्या कही गई, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर q किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है ना। हमें दिख रहा है कि q जो है वो 2 के इक्वल है, q 0 के इक्वल तो नहीं है। तो अगर q 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये रैशनल नंबर है। जहाँ पर आपका p 0 है, p तो इक्वल हो सकता है ना 0 के, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए बोली गई है, मानने के लिए बोली गई है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p चाहे किसी के भी इक्वल हो, p चाहे 0 के इक्वल हो चलेगा, बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि q 2 के इक्वल है, p 0 के इक्वल है, तो भाई क्या है ये रैशनल नंबर है। हमने कह दिया कि भाई यस दिस इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है अब आपको? देखो यहाँ पर इतना ही रैशनल नंबर के बारे में आपको समझना है आपकी क्लास के लिए, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको इतना ही जो है ये जो कंसेप्ट था रैशनल नंबर का वो क्लियर होना चाहिए।
मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, रैशनल नंबर से ही रिलेटेड है। तो रैशनल नंबर के कुछ दो पार्ट्स भी होते हैं, मतलब दो तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं देखनी, इतना पार्ट आपको नहीं देखना, यू कैन स्किप द वीडियो। बाकी जिसको देखना है, जिसको जानना है रैशनल नंबर्स के बारे में, और दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो रैशनल नंबर्स दो तरीके के होते हैं हमारे पास। देखो क्या बताया मैंने आपको कि ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो हमने देखा कि ये है 2/5 इस तरह से, या फिर मैं और सिंपलेस्ट ले लूँ आपके लिए तो 5/2। ये भी तो एक रैशनल नंबर है। क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं इसको डिवाइड करूँ, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ। चलो ये मैंने ऐसे इस तरह से इसको डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 4 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से ये 1 आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर बच गया। अब मुझे अगर इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पॉइंट लूँगी और यहाँ पे लूँगी 0, है ना। इस पॉइंट के लिए मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पे 10 बन गया। अब मैं कह सकती हूँ कि 2 5 मेरे पास आ जाएगा 10 और ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया, 2.5। जब मैंने 5/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर निकल कर आया वो किसके इक्वल आया, 2.5 के। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद ये पूरा कट गया, है ना, कंप्लीट हो गया। देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो इस केस में मैंने क्या कहा कि मैंने जब 5/2 को कट कर डिवाइड किया बेसिकली, तो मेरे पास जो आंसर आया वो किसके इक्वल आया, 2.5। और ये 2.5 एक प्रॉपर आंसर आया है मेरे पास, जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 निकल गया, है ना। तो ऐसे वाले नंबर्स जिनको जो पूरे कट जाए, जो पूरे टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब कि पूरा एंड हो जिसका, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं। सो रैशनल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया वो है टर्मिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग, ये होता है आपके पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम समझ गए कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको जब हम डिवाइड करें वो उसके मतलब कि डेसिमल तो आएगा, देखो फ्रैक्शन में है, डेसिमल तो आएगा, है ना, डेसिमल आएगा, पर डेसिमल के बाद जो नंबर होगा ना, जैसे ये 5 है, ये इसका एक एंड हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो 0 के इक्वल आ गया, है ना, 0 आ गया रिमाइंडर। तो दैट्स मीन कि ये पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा खत्म हो गया, कट गया पूरा। तो हम कहेंगे कि ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है। आगे की अब की जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में, तब आपको रैशनल नंबर्स के ये पार्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या है इसका मतलब, देखो टर्मिनेटिंग मैंने क्या बताया आपको, टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जिनको हम जब डिवाइड करें तो हमारे पास एक प्रॉपर एंड आए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर हो वो 0 के इक्वल ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। मतलब कि वो डिवाइड होता चलता जाए, जितना चलना चाहे वो चलता जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक वो चलता जाएगा, बट उसका कोई एंड नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट साथ में क्या है, बट रिपीटिंग, क्या वर्ड है, बट रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब है आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, मैं यही समझा देती हूँ, उसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ 1/3, ये देखो 1/3 ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको जब हम डिवाइड करते चलेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 1 है, ये देखो 3 जो है बाहर है वो एक बड़ा नंबर है, और जिसको हमें डिवाइड करना है वही छोटा नंबर है। तो भाई ये छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तभी तो एक बड़ा नंबर आएगा, और जब बड़ा नंबर आएगा तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये 10 है, तो ये आ जाएगा 3 3 9, इसको मैंने माइनस किया, फिर से 1 आ गया,
फिर से 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया फिर से। अब तो ये डिविजिबल नहीं है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था, तो इस डेसिमल की वजह से मैंने यहाँ पे एक और 0 ले लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने 10 लिया, अब फिर से मैंने देखा कि ये कटेगा यहाँ पर 3 3 9, है ना, ये 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखो माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर से हम यहाँ से इस पॉइंट के लिए 0 ले लेंगे, और फिर ये देखो फिर से 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे, और इसी तरह से ये फिर से 10 से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 ही आएगा, और ये जो है ये रिपीट होता रहेगा। क्या होगा, जो 3 होगा ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। देखो यहाँ का आपको दिख ही रहा होगा, समझ आ गया होगा कि इसका कोई एंड नहीं है। आप जितना आगे तक बढ़ाओगे यही सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, सेम चीज़ आपको रिपीट होते हुए ही मिलेगी। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। बट जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। जो ये नंबर्स आ रहे हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सभी नंबर्स क्या है, रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्या होंगे, रिपीट। अगर आपने सुना हो कभी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू सुनी हो, जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं ना, पाई की वैल्यू अप्रॉक्स लेते हैं, याद होगा आपको, पाई की वैल्यू भी अप्रॉक्स होती है ना। इस तरह से आपने कई सारे वैल्यूज़ देखी होंगी या सुनी होंगी जो अप्रॉक्स में आती है वैल्यूज़। तो अप्रॉक्स वैल्यूज़ जो होती है उनको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, है ना। अप्रॉक्स में वैल्यू है ना जिसकी कोई एंड नहीं है, जिसका कोई हमें नहीं पता कि भाई आगे कितना जाएगा, और है ना, ये अप्रॉक्स में आपके पास वैल्यू है। और इसके साथ क्या है, ये सभी नंबर्स जो है वो सभी नंबर्स बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं साथ में। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो दूसरे तरीके का रैशनल नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग। पर क्या होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बट रिपीटिंग। सो ये इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, वो उसका सारा जो एक समरी है वो सारी इसमें है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टिल इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हमने इसी नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड कर दिए, होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या ऐड हुआ हमारे पास, कौन सा एक नंबर ऐड हो गया, 0 ऐड हो गया। होल नंबर्स जब आए, होल नंबर्स की सीरीज़ में 0 ऐड हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर की सीरीज़ में जब 0 ऐड हुआ तो वो क्या बन गया, होल नंबर। फिर 0 और 1 2 3 नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ में, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर की सीरीज़ में जब हमने इंटीजर्स, माइनस वाले नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गए, वो सारे इंटीजर्स बन गए, है ना। सारे क्या बन गए, इंटीजर्स। एंड ये सभी जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स है। ये क्या बोल दिया मैंने, इतना सारा करवाने के बाद अब आप बोल रहे हो कि ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स ही है। यस, ये सभी नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है। कैसे, अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने बोला कि 2, ठीक है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है ना, सभी नंबर्स है ये सारे। 2 तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है एंड आपका इंटीजर भी है ना। क्या मैं इसको 2/1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं इसे 2/1। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई एक नंबर खाली होता है तो हम उसके नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसे ही समझ सकते हैं हम कि 1 से जब हम 2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये किसकी फॉर्म में बन गया, ये P/Q के फॉर्म में बन गया ना। P 2 के इक्वल आ गया, Q 1 के इक्वल आ गया, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो दैट्स मीन कि ये भी तो एक रैशनल नंबर है, 2 भी तो एक रैशनल नंबर है। और 2 किस में आ रहा था, नेचुरल नंबर में भी आ रहा था, होल नंबर में भी आ रहा है, इंटीजर्स में भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम अगर देखा जाए तो ये सभी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स कौन से नंबर्स हुए, ये सभी नंबर रैशनल नंबर्स ही हुए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ -5, ठीक है, इसके नीचे भी तो मैं 1 लिख सकती हूँ। मैं किसी भी नंबर्स के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकती हूँ। किसी भी नंबर के नीचे मैं क्या लगा सकती हूँ, 1 लगा सकती हूँ। तो इसका मतलब कि वो सभी नंबर्स क्या बन जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स। P/Q के फॉर्म में हो जाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएंगे, तो वो सभी नंबर्स क्या बन जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ 0 का, तो 0 के रैशनल नंबर है। यस,
मैंने अभी जो आपके एग्जांपल्स दिए थे उसमें से 0 भी तो होना चाहिए ना, 0 के नीचे भी मैं 1 लगा सकती हूँ, लगा सकते हो ना। टेक्निकली मैंने ये समझाया तो 0 के नीचे भी तो 1 लगेगा ना हमारा, तो 0 के नीचे 1 लगा तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो p 0 के इक्वल आएगा q। अगर मैं कहूँ ये p है, ये p है, ये q है, तो ये q जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर p 0 के इक्वल है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q जो है वो 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल तो नहीं है। तो दैट्स मीन कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। यस, 0 भी एक रैशनल नंबर है। और हमने इससे देखा कि जो रैशनल नंबर है, मैंने ये बताया ना कि 0 भी रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और हमने इससे क्या समझा कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही बाकी सारे नंबर्स लाई करते हैं। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है, होल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। इतना आई होप कि आपको ये सभी नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट कंसेप्ट। तो ये है हमारा सबसे पहला, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें रैशनल नंबर्स की। देखो चैप्टर का नाम ही रैशनल नंबर है, तो हमें क्या करना है, हमें ये समझ आ गया कि भाई रैशनल नंबर जो सारी नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया। सो हमें ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ को समझना, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपसे भी हो जाएंगी ये, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ आपके 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें रैशनल नंबर्स के साथ हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। क्या करने हैं, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। एंड उसी के साथ हमें कुछ इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो चेकआउट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें साथ में करने हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखते हैं कि हम जब 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट ऐड करने पे क्या वो एक रैशनल नंबर ही आता है। क्या बोला मैंने कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या उसका आंसर हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है ना, ये बोला मैंने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। ये हमें देखना है, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे साथ में। एंड अगर हम डिवीजन करते हैं तो भी क्या उसका आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। तो ये आएगा या नहीं आएगा, इसमें जितनी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगी अभी जब हम इसमें करेंगे साथ में। तो सबसे पहले देखो ये ABC, अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि यहाँ पर जो ABC आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है, एंड CB जो है वो आपके क्या है, रैशनल नंबर्स है। ये सारे ही नंबर्स क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहला है हमारे पास A + B। अच्छा मैं ना सबसे पहले ऊपर लिख लेती हूँ, आपके पास कुछ यहाँ पे ABC है ना, तो मैं ABC कुछ रैशनल नंबर्स लिख लेती हूँ। मैंने लिख दिया A मेरे पास 1/3 है, B मेरे पास 4/3 है, एंड C मेरे पास, एंड C नहीं, C तो मुझे निकालना ही है बेसिकली। मैंने लिख दिया A और B, है ना। ये 2 रैशनल नंबर्स मैंने लिख लिए। तो मैं देखूंगी कि जब मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स है ना, देखो 1/3 है, ये भी 1/3 है, आई मीन ये भी 4/3 है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। एंड जहाँ पर Q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। इतना तो क्लियर है हमें। और मैंने क्या बताया अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आएगा, क्या वो रैशनल नंबर होगा, वही हमें देखना है यहाँ पे। तो हम इनको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास रैशनल नंबर निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले A और B की वैल्यू ले लिया और हम अब सभी में ना इस A और B की वैल्यूज़ ही पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जब हम A और B को एडिशन वाले में जब हम A और B को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। A हमारे पास है 1/3, है ना। B हमारे पास क्या है 4/3,
क्या किया मैंने a प्लस बी लिखा था ना, a की वैल्यू मैंने 1/3 ली थी एंड b की वैल्यू मैंने 4/3 ली थी, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, a और b को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब मैं इसको आगे फर्दर ऐड करूँगी, अभी मैं आगे इसको सॉल्व करूँगी। तो देखो ये 3 और 3 है, तो इसका एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा। आई होप कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, नीचे तो दोनों ही नंबर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर्स हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 से 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। एंड देन 1 से हम इसको 1 को इंटू करते हैं तो 1 ही आएगा। एंड अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 4 को इंटू करेंगे तो 4 आएगा। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियोज़ आपके लिए बना सकते हैं एलसीएम के ऊपर। फाइन। सो आपके पास ये है 1 + 4 अपॉन में 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 + 4 क्या आ गया, 5, और ये आ गया अपॉन में 3। तो देखो यहाँ पे जो ये नंबर निकल कर आया है इनको प्लस करके, तो हमारे पास क्या आया 5/3। तो भाई मुझे दिख रहा है कि ये तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एंड जहाँ पर q जो है वो q के 0 के इक्वल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है तो दैट्स मीन कि ये 5/3 जो आया है हमारे पास, ये एक रैशनल नंबर आया है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें a - b करना है। तो हमने देखा कि क्या देखा कि हमारे पास 1/3 है, ये है 4/3। क्लियर है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने 1/3 - 4/3 कर दिया, सिंपल है ना। पहले प्लस किया था, अब क्या करें यहाँ पे माइनस करा, क्योंकि हम अब सब्ट्रैक्शन वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। अब इसको भी देखो, इन दोनों को करेंगे फिर से एलसीएम 3 आएगा, वही सेम ही चीज़ है, इसमें भी 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो जब 3 आएगा तो सेम ही तो है सारे नंबर, तो मतलब ऊपर वाले नंबर एज इट इज रह जाएंगे, तो मतलब कि यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 - 4। क्लियर है इतना भी। नेक्स्ट टाइम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में से -4 जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा -3, और ये बच जाएगा 3, है ना। मुझे दिख रहा है कि दोनों डिविजिबल है। क्या है, दोनों ही डिविजिबल है। तो मैंने इसे डिवाइड किया, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो आंसर आया वो आया -1, है ना। -1 आया मेरे पास। तो मुझे पता है कि -1 जो है तो कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है। नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में क्या आते हैं, होल नंबर्स में सारे मतलब कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, है ना। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये जो नंबर आया है वो इंटीजर है। बट थोड़ा पीछे चलो, मैंने क्या समझाया था आपको कि रैशनल नंबर्स में, मतलब रैशनल नंबर के अंदर वो सभी नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी एंड इंटीजर्स भी। तो दैट्स मीन कि ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है। क्यों, क्योंकि मैं -1 को कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना। मैंने अभी आपको समझाया था कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी खाली नंबर के नीचे अपॉन में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा समझ लो कि हमें अच्छा नहीं लगता खाली देखना। रैशनल नंबर में अगर हमें दिख रहा है तो हम किसी भी नंबर के ऊपर ना किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं, ऐसी हमें अच्छा लगता है, ऐसा समझ लो। अच्छा लग रहा है तो हमने लगा दिया, तो भाई क्या हो गया, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। क्लियर है। तो ये भी आपने देखा कि जब आपने सब्ट्रैक्शन करके देखा दो रैशनल नंबर्स के बीच का, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो भी एक रैशनल नंबर ही आया। बट यहाँ पर इस केस में जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि नेगेटिव भी आए, बट पॉजिटिव जो एडिशन वाला केस था उसमें आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो आंसर आया है वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर आया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल नंबर तो हो सकता है ना, नेगेटिव में है तो भी क्या है, रैशनल नंबर ही तो है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन भी करके देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही आता है। चलिए करके देखते हैं। साथ में हमारे पास a क्या है 1/3 एंड b क्या है हमारे पास 4/3। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे हैं। एंड देखो a इंटू बी है तो a इंटू बी। क्लियर है। अब इसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, मुझे दिख रहा है कुछ भी इसमें से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 × 1 = 4 एंड 3 से 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 × 3 = 9।
क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा, बहुत इजीली दिख रहा होगा कि ये भी एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। सो इससे भी हमें समझ आ गया कि अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी किसके इक्वल होगा, एक रैशनल नंबर के इक्वल ही होगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन का केस। तो हम डिवीजन वाला भी देख लेते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा कि a अपॉन में b है, a अपॉन में b है, मतलब कि a डिवाइड में b, मतलब a डिवाइड बाय 4/3। क्लियर है इतना। a डिवाइड बाय 4/3, डिवाइड का मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जब इसको सॉल्व करने के लिए देखा ना, तो आप क्या करते हैं इस केस में, जब ये डिवाइड होता है तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। तो मैंने सॉल्व किया तो ये जो डिवाइड होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। क्या मैंने कि जो डिवीजन वाला जो साइन है इसको मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। अब जब ये साइन चेंज हुआ है भाई, तब कुछ ना कुछ और भी तो चेंज होगा। ऐसे थोड़ी खाली फंड में हम साइन चेंज कर देंगे, मैथ्स में ऐसे थोड़ी कुछ हो जाता है, किसी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो हमने यहाँ पे जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो साथ ही में मुझे इस वाले नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब ये रेसिप्रोकल कहाँ से आ गया, क्या मैम कुछ भी कराए जा रहे हो। रेसिप्रोकल क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, इस तरह से लिख दिया मैंने आपके लिए एक फ्रैक्शन, मतलब कि एक रैशनल नंबर लिख दिया। तो अगर मैं इसमें रेसिप्रोकल की बात करूँ, रेसिप्रोकल मतलब कि इसका उल्टा, ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने लिख दिया 3/2 हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल। क्लियर है, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है ये तो। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड मल्टीप्लाई करा। जब हमने साइन चेंज करा तो इसका मतलब कि हमें ये वाला भी नंबर चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड से ही मल्टीप्लाई में गया तो ये नंबर्स भी क्या हो गया, उल्टा रेसिप्रोकल हो गया या रिवर्स हो गया, ऐसा कह सकते हैं आप। ये हो गया 3/4। इतना भी क्लियर हो गया आपको। अब इसे जब हम सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आगे देखेंगे कि ये 3 और 3 तो कट रहा है, मैंने 3 और 3 काट दिया और यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, 1/4 के इक्वल। देखो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 नीचे था, तो मैंने ये 4 लिख दिया। और यहाँ पर 1/4 भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक रैशनल नंबर ही है। यहाँ पर बड़ी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, और जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमने इस सारे केस को साथ में स्टडी करके क्या पाया कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी अ रैशनल नंबर, है ना। एंड सब्ट्रैक्शन पे भी हम जब करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो रैशनल नंबर्स में भी, तब भी हम देखेंगे कि वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एंड डिवीजन के लिए भी, जब भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो हमने क्या देखा, इन सभी केसेस को स्टडी करके हमने क्या देखा, क्या पाया, हमने देखा कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। दो रैशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। दो रैशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, तब भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही निकल कर आता है। एंड जब हम डिवीजन करते हैं दो रैशनल नंबर्स का, डिवाइड करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक रैशनल नंबर ही होता है। कितना क्लियर है आपको। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें यही बताया गया है। तो ये अब यहाँ पर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें भी कुछ ये चार चीज़ें पे हम फोकस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, बट यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को इस तरह से और a+b करके लिखे, दो रैशनल नंबर का सम करें और वही उन दो रैशनल नंबर्स का ऐसे उल्टा कर दे। कैसे कर दे, उसकी जो पोजीशन है उसको हम उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तब क्या, देखो रिवर्स कर दिया ना, क्या करा हमने a+b लिखा फिर b+c लिखा, हमने ये ऐसे था तो उसको रिवर्स करके इस तरह से लिख दिया। तो जब हम इस तरह से कर दे तो क्या हमारे पास सेम आंसर आता है, दोनों LHS = RHS आता है। क्या समझे हम इससे, क्या समझे हम कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हो और दो रैशनल नंबर्स का हम सम करें, है ना, और वही हम उन दो रैशनल नंबर्स को इस तरह से बदल दे, उनकी पोजीशन बदल दे और फिर उनका प्लस करें, तो क्या उन दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं, हमें ये चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही देखना है कि जब हम दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करें तो जो और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट
करके जो आंसर आए और वही अगर हम उन दोनों नंबर्स को उल्टा कर दें, उल्टा करके जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे पास आंसर आए उन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम केस है एंड डिवीजन के लिए भी सेम केस है। तो हम करते हैं स्टार्ट और साथ में समझते जाते हैं। इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ना ए और बी, ये मैंने अपनी तरफ से लिया था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने अपनी तरफ से लिया था एग्जाम्पल, सो दैट कि मैं आपको समझा पाऊँ ये रैशनल नंबर ही तो है ना। ऐसे ही मैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ले सकती हूँ। यही वाला ले लेती हूँ, a 1/3 है, b 4/3 है, या फिर कुछ और ले लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए a और b कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर a ले लेते हैं हम 2/3 के इक्वल एंड b ले लेते हैं 5/3 के इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने a और b की वैल्यूज़ लिख ली है, ठीक है, साथ में इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये एडिशन वाला, मतलब सबसे पहला जो है हमारे पास एडिशन वाला है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इस तरह से लिखने पे या इस तरह से लिखने पे LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमारे पास a + b, क्योंकि a क्या है 2/3, b क्या है हमारे पास 5/3, और इसको किसके इक्वल रखना है, इन दोनों नंबर्स के रिवर्स, है ना, इन दोनों की पोजीशन को हम रिवर्स कर देंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें ये 5/3 लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है हमें 2/3। इतना क्लियर है हमें। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने देखा कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा और ऊपर सेम नंबर है तो ये सेम ही हो जाएंगे इस तरह से। ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करते हुए चलूँगी तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा सेम, और ऊपर वाले नंबर जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको इधर लिख देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 5 + 2 क्या हो जाएगा 7/3 आ जाएगा, एंड इसमें भी सेम वही आएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, तो 7/3 तो आया। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी 7/3 आ जाएगा और यहाँ भी 7/3 आ जाएगा। दैट्स मीन कि इस वाले एडिशन वाले में तो हम कह सकते हैं कि जब हम दो रैशनल नंबर्स की पोजीशन को चेंज करके उनका सम करें तब भी उसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, है ना। कि समझ गए हम एडिशन वाले केस में तो ये बिल्कुल सही है, LHS RHS के इक्वल आ रहा है, मतलब देखो ना 7/3 के इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन कि ये केस एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है। सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया है, वही कि हम जब दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करें, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उन दो नंबर्स को ही हम रिवर्स करके लिखें, हाँ, हम उसकी पोजीशन को चेंज करके लिखे तो क्या उनका आंसर भी सेम आएगा। तो हमने देखा कि a - b है, तो मतलब कि 2/3 - 5/3, है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल, अब क्या होगा 5/3 - 2/3 के इक्वल, यही तो होगा, है ना। एक बार ये a ये b, अब b - a, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही देखो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा आपके पास ऊपर सेम नंबर्स 2 - 5, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा ये 3 आ जाएगा और ऊपर सारे नंबर जो होंगे वो सेम आ जाएंगे एलसीएम के वजह से। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करते हुए चलूँ इसे तो यहाँ पर देखो 2 में से -5 गया, क्या होगा प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा -3। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो ये तो आ गया आपके पास -3, इसको सॉल्व करके अपॉन में 3 आ जाएगा इज इक्वल टू में, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3/3, इस तरह से आ गया। तो इसमें अगर मैं इसे आगे सॉल्व भी ना करूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे सॉल्व होगा बट यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करना है एंड ये डिवीजन वाला भी करना है। बट आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास दोनों में ही 1 आ जाएगा, बट यहाँ पर माइनस है, तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगी तो ये -1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 1। तो -1 और 1 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, है ना, नहीं होते ना, क्योंकि साइन की गड़बड़ी होगी। अब बच्चे तो कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे ही बोल देंगे -1 है और 1 है इक्वल है, 1 ही तो है, साइन से कोई लेना देना नहीं है, फाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता। माइनस का साइन है ना, तो इसका मतलब कि ये दोनों ही डिफरेंट नंबर्स है, एक -1 है और एक 1 है, तो डिफरेंट हो गए ना दोनों। तो इसका मतलब कि इसमें इस केस में हमने देखा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आता। मतलब कि अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, हम दो रैशनल नंबर का दो रैशनल नंबर्स को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें और वही उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम रिवर्स करके उनकी जगह बदल के लिखें और वही उन्हीं नंबर्स को हम दोबारा से माइनस करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो टोटली डिफरेंट होगा दोनों से। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया है ऐसे ही, और ऐसे ही हमें करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, a × में b क्या इक्वल है b × में a के। तो हमने देखा कि a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 2/3, ठीक है, और b क्या था 5/3। तो मुझे देखना है कि क्या ये b
इंटू में ए के इक्वल है, ये चेक करना है मुझे ये चेक करना है। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। मैंने देखा कुछ भी डिविजिबल नहीं है, कुछ भी डिविजिबल नहीं है, कुछ भी कहीं से कट नहीं रहा है। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो मैंने इसे सॉल्व करा तो मैंने देखा 2 5 10 आ रहा है, 2 5 10, ऊपर वालों को सम मल्टीप्लाई करते हैं एंड नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 10 एंड 3 3 9 इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो 5 2 10 और ये 3 3 9। तो मैंने देखा कि येस इस केस में तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। मतलब कि हम जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम उन्हीं दो रैशनल नंबर्स की जगह बदल के उनको दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो सेम होंगे। इतना भी क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन वाले में। तो इस केस में भी हमने क्या देखा कि येस LHS जो था वो RHS से इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन वाला केस। तो डिवीजन वाले केस में क्या है, A अपॉन में B, मतलब कि दो रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करें अपॉन में लिखे तो क्या वो B अपॉन उन्हीं नंबर्स को हम जगह बदल दें, सेम वही चीज़ चल रही है, जगह बदल देंगे तो क्या वो सेम नंबर देगा, हमें सेम रिजल्ट आएगा। तो हमने देखा हमारे पास A था 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 है ना, ये देखा हमने। यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड में 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 है ना। तो हमें डिवाइड करना है इसे, इज इक्वल टू में क्या लिखना है 5/3 डिवाइड 2/3 है ना। ठीक है, हमने देखा कि 2/3 को हम जब डिवाइड करेंगे 5/3 से, ऐसी 5/3 को हम जब डिवाइड करेंगे 2/3 से, क्या ये दोनों ही केसेस सेम होंगे, दोनों में ही जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होंगे, ये देखना हमें। तो हमने इसे जब सॉल्व करा तो मैंने जो आपको समझाया था वही चीज़ करनी है। हमें ये डिवीजन का साइन चेंज करना है, तो डिवीजन का साइन चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं, यहीं पर मैं करवा देती हूँ 2/3 इंटू में, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, डिवाइड जो था, डिवाइड का जो साइन था वो चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। तो क्या बताया था, अगर साइन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली इसके साथ कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो मैंने जब इस डिवाइड को चेंज कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, तो इसके साथ में जो नंबर है 5/3 वो भी क्या हो जाएगा, ये इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि मैं उसे उल्टा करके लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं 3/5 है ना, मैंने इसे उल्टा कर दिया। इसी तरह से ये भी ऐसे ही होगा, ये 5/3 है और मल्टीप्लाई का साइन जैसे लगाऊंगी तो ये जो नंबर है ये भी हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये जो मल्टीप्लाई में जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे 3 और 3, यहाँ पे भी जो 3 और 3 दिख रहे हैं वो दोनों ही हैं एक दूसरे से डिविजिबल। तो मैंने डिविजिबल देखा तो मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। और अब जब मैं इनको सॉल्व करते हुए चलूँगी आगे तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2/5 है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2/5 एक तरफ और दूसरी साइड क्या रह गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर 5 और नीचे 2, मतलब ये रह गया 5/2। तो हमने क्या देखा कि इस केस में LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, है ना, कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन के केस में जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और वही उन्हीं दो रैशनल नंबर्स की जगह को बदल के दोबारा से उनको डिवाइड करके देखें कि रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं, तो हम पाएंगे कि वहाँ पर रैशनल नंबर्स जो है, मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। कितना ईजी है देखो, है ना, आपको सिर्फ समझना है और आपने समझ लिया, हमने साथ में सारे ये पार्ट्स करे हैं, तो ये तो बहुत ईजी लग रहा होगा अब आपको। अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले एडिशन है, इसमें भी हम किस ऑपरेशंस की बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, यही चार ऑपरेशंस ही रहेंगे, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और कौन से नंबर्स की बात करिए, रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। सारे जो नंबर्स हम ले रहे हैं वो सभी नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स ही, आपने पीछे भी देखे होंगे जितने भी नंबर्स हमारे पास रिजल्ट भी आए थे वो सभी जो थे वो रैशनल नंबर्स ही थे। भाई सारे नंबर्स तो रैशनल नंबर ही है ना, हमने देख तो लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यही तो नंबर्स होंगे ना, इसके अलावा और कोई नंबर है क्या, ये सारे ही नंबर रैशनल नंबर ही है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला एडिशन वाला है। इस केस में क्या लिखा हुआ है, a + b + c और ये ब्रैकेट लिखा है a + ब्रैकेट b + c। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर मैं a + b के साथ ब्रैकेट लगा दूँ और साथ में c को अलग से लिखूँ, क्या इनको जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या LHS और RHS इक्वल आएंगे,
ये पूछा आपसे। तो अब यहाँ पर भी मैं यहाँ पर कुछ ABC एग्जाम्पल्स लेती हूँ ताकि मैं इनको सॉल्व कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मैं A ले लेती हूँ 1/3, B ले लेती हूँ 2/3, ठीक है। ऐसी मैं C ले लेती हूँ 4/3। ये मैंने ऐसी ले लिए, रैंडम नंबर्स ले लिए, रैंडम रैशनल नंबर्स लिए, है ना। तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है वो सारे सेम दिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए, ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। इसको मैं डिफरेंट नंबर्स भी ले सकती थी डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो मैं कुछ भी ले सकती थी। बट यहाँ पर आसान बनाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ईजी एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, एडिशन। वही सेम ऑपरेशंस पे हमें काम करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिशन। एंड क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, देखो वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको समझाई, दैट A जो होगा और B प्लस सी, मतलब कि B प्लस सी का ब्रैकेट, ठीक है। और जब हम उसको A से अलग से ऐड करेंगे एंड साथ ही जब हम A प्लस बी के ब्रैकेट को C से ऐड करेंगे तो क्या सेम LHS और RHS क्या सेम आएगा या नहीं आएगा, यही देखना हमें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 1/3, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ आपके लिए 1/3 प्लस B क्या है हमारे पास, B है हमारे पास 2/3 एंड साथ ही C है हमारे पास 4/3, ठीक है। इस तरह से ये है हमारे पास। नेक्स्ट हमने देखा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, मतलब कि मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ इसको, इस वाले को लिख देती हूँ। A क्या है मेरे पास 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। इसी तरह से बताया हुआ ना, यहाँ पर क्या है आपके पास B प्लस सी के अंदर ब्रैकेट होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर क्या है A प्लस बी में ब्रैकेट होना चाहिए, इस तरह से लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास ये तो आ जाएगा 1/3 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, देखो इन 3 जो है, मैं डिनोमिनेटर इसलिए सेम ले रही हूँ कि सो दैट आप डायरेक्टली इसमें बोल सको कि जो 3 है इनका एलसीएम तो 3 आएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ गया 3, तो ये 3 आ गया। सो मैं कह सकती हूँ ऊपर वाले जो नंबर्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर मैं अब आप इतना सीख गए हैं तो मैं अगर बोल दूँ कि जब मैं इनको सम करूँगी, ऊपर वाले नंबर का सम ही तो होगा ना, ऊपर वाले नंबर तो एज इट इज रह जाएंगे 4 और 2, तो उनको सम करेंगे तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो मैं सिंपली कह सकती हूँ 6/3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। एंड ये हो गया आपका इतना सॉल्व। नेक्स्ट हमें ये भी सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलसीएम आ गया आएगा, जो एलसीएम आएगा यहाँ पर वो भी क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा देखो ये ब्रैकेट वाले है ना, इनको हमें अलग से सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने क्या किया था 1/3 को एज इट इज रखा था क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं था और यहाँ पे ब्रैकेट था ना इन दोनों में, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया साथ में, ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि इन दोनों सॉल्व कर दिया, कुछ भी ऐसे नहीं करते। जैसे ही ब्रैकेट वाले होते हैं, जिसको ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, उन्हीं नंबर्स को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जैसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें पहले मुझे दिख रहा था कि पहले ही ब्रैकेट है तो मुझे इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने इनको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से वही एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर वही जो ऊपर वाले नंबर्स होंगे वो एज इट इज लिखेंगे, तो एज इट इज लिखेंगे तो देखो 1 + 2 होगा, तो 1 + 2 मतलब कि 3, है ना। इतने तो अब दिमाग हो ही गया होगा आपको, मतलब समझ तो आ ही गया होगा कि हम सिंपली कैसे कर रहे हैं इसको। तो ये 3/3 हो गया और साथ में यहाँ पे क्या लिखा है 4/3, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो इस केस में क्या आ गया आपके पास 1/3 प्लस 6/3 और इसमें केस में क्या आ गया 3/3 प्लस 4/3। इसको अभी आगे भी सॉल्व करेंगे, है ना, आगे भी तो सॉल्व होगा ये। तो मैंने यहाँ पर देखा, अब मैं इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब मैंने देखा तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो फिर से मेरे पास क्या एलसीएम आ जाएगा 3 ही आएगा, 3 ही तो आएगा। इनको जब मैं सॉल्व करूँगी तो इनका एलसीएम 3 ही आएगा एंड 6 + 1 ऊपर रह जाएगा भाई, 6 + 1 रह गया तो क्या आ जाएगा आपके पास 7/3। हम सीधा लिख सकते हैं कि हमारे पास 7/3 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इसमें जो एलसीएम आएगा वो भी तो 3 आएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। तो मैंने देखा कि 3 ही आ रहा है नीचे। तो ऊपर जब मैं देखूंगी तो मेरे पास ऊपर वाले जो नंबर्स होंगे वो दोनों ही नंबर्स वही रह जाएंगे, 4 + 3 रह जाएगा। तो 4 + 3 का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि इसके ऊपर भी 7 रह गया। तो इसका मतलब कि जब मैंने देखा कि LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो उसका मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। तो इसी से हमने समझ लिया कि एडिशन में तो एकदम ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है,
है ना। हम इस तरह से लिखे चाहे इस तरह से लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या है, a माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 1/3, a है हमारे पास, b क्या है मेरे पास 2/3, माइनस c क्या है हमारे पास 4/3। इक्वल में हमें इक्वल में क्या लिखना है, ये वाला, जिसमें a माइनस बी जो होगा वो ब्रैकेट में होगा। तो a है हमारे पास 1/3 माइनस 2/3 एंड जो c है वो किसके इक्वल है, वो है 4/3 के इक्वल। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो 1/3 रहेगा, 1/3 तो 1/3 रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है ना। ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, ये +3। इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ रहेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीधा, अगर नंबर एज इट इज़ रहेंगे तो मैं क्या कहूँगी, 2 - 4 रहेगा, है क्या होगा 2 - 4। अब 2 - 4 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, है ना। प्लस माइनस माइनस, साइन 4 का बड़ा है तो -2। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो आया वो आया -2। इसको सॉल्व करने पे तो ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करना है, तो मैंने देखा इस इक्वल टू का साइन लगा के हम इससे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर से इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। और इसका एलसीएम जब 3 आ जाएगा तो ऊपर वाले नंबर तो एज इट इज रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे 1 - 3, है ना। 2 है ऊपर, यह रह जाएगा 1 - 2, 1 - 2 रह गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, है ना। प्लस माइनस, -2 में से 1 गया 1 एंड 2 का साइन बड़ा था, इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ गया वो -1/3 आ गया इन दोनों को सॉल्व करके। अब क्या रह गया 4/3 -4/3 -4/3, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ये अभी और भी सॉल्व होगा। तो हमने देखा कि अब इन दोनों का प्लस करना है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर से एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। एंड जब ऊपर वाले नंबर्स को हम एज इट इज़ रख देंगे, मतलब कि 1 - 2 हो जाएगा। क्या होगा 1 - 2, प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन जिसका बड़ा होगा, मतलब कि 2 का बड़ा है तो उसका मतलब कि क्या हो जाएगा -1, क्लियर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है -1/3। एंड अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी, तो इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, देखो फिर से वही 3 आ जाएगा, इसमें भी तो 3 आएगा, इसमें भी तो 3 ही आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा एंड ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो एज इट इज़ नंबर है वो क्या है, क्या हो जाएंगे -1 -4। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है तो हमने देखा कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4 और 1 हो गया 5। तो हमने देखा कि आ जाएगा -5। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब मैंने देखा कि LHS जो है वो RHS से इक्वल नहीं है, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में वाली प्रॉपर्टी LHS और RHS जब इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी तो वैलिड नहीं है, सब्ट्रैक्शन में हम नहीं कर सकते इसमें, कि अगर हम 3 रैशनल नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें तो वो इक्वल नहीं आएंगे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की भी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया गया, A × B × C, और B और C को हमें ब्रैकेट में रखना है। तो A क्या है हमारे पास 1/3 इंटू B क्या है 2/3 इंटू 4/3, ठीक है, ये मैंने रख दिया। नेक्स्ट क्या है, अब हमें A और B को ब्रैकेट में रखना है साथ में 2/3, और C हमारा अलग से रह जाएगा 4/3। अब इसको आगे हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे सिंपली, देखो यहाँ पर तो 1/3 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जो नंबर्स है, यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले नंबर्स है, इससे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 4 = 8 एंड यहाँ पर होंगे 3 3 = 9,
सिंपली ये रह जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा, इन दोनों को करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3 3 ज़ा 9। ये हो जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 2/9 बच गया। यहाँ पर क्या रह गया आपके पास 4/3। ये मल्टीप्लाई वाला तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे फिर से सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं था ना, ये माइनस, ये था आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये प्लस में थोड़ी होगा, ये तो मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 2 केसेस बनकर आ गए। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे आगे, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से डिवाइड हो, डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, देखो यहाँ पे भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो सके एक दूसरे से। तो हम सिंपली लिख देंगे कि इनको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे करेंगे तो 3 9 से क्या आ जाएगा 27, 8/27 आ गया। सिंपली ऐसे ही जब मैं इसको करूँगी तो 2 से 4 को इंटू करूँगी तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 3 9 सा क्या आ जाएगा 27। क्लियर है। और इसी तरह से देखो हमने देखा कि जो RHS है वो LHS के इक्वल आ रहा है। तो जब मैंने इस वाले को सॉल्व किया मेरे पास ये आया, और जब मैंने इस वाले को सॉल्व किया मेरे पास ये आया, है ना। तो इसका मतलब कि मैंने देखा कि इस केस में तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन कि जब हम रैशनल नंबर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, तीनों को ही सेम फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से ABC के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो हम पाएंगे कि दोनों ही LHS जो और RHS जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाला भी कर लेते हैं भाई, सारे कर ले तो डिवीजन वाला भी क्यों छोड़े हम, तो डिवीजन वाला भी करते हैं। तो डिवीजन वाला है हमारे पास जब इनको डिवाइड किया जाए ABC को, तो कैसे आएगा। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास 1/3 है A। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है हमें किससे, B/C से। तो B है हमारे पास 2/3 और डिवाइड करना है C से, C है हमारे पास 4/3। सो ये हो गया। इसको इक्वल रखना है हमें किसके, A ब्रैकेट में A 1/3 डिवाइडेड बाय B। B क्या है आपके पास 2/3, इस तरह से लिख दिया। एंड फिर से इसे डिवाइड करना है किससे, C से करना है इसे डिवाइड। C क्या है आपके पास 4/3। तो यहाँ पर ये डिवाइड वाला कैसे करेंगे, इसको वही उसी तरीके से करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये डिवाइड के साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई में कर देंगे। क्या लिखेंगे, देखो ये 1/3 है, इसको तो एज इट इज़ रख देंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इस डिवाइड को अभी एज इट इज़ रखेंगे। अभी क्या करेंगे, इस डिवाइड को एज इट इज़ रख देंगे, अभी इसको नहीं छेड़ना कुछ, अभी इसको कुछ नहीं करना। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या करना है हमें, 2/3 इंटू में ये डिवाइड का साइन चेंज हुआ, इनटू में क्या हुआ, ये डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली ये जो 4/3 था ये भी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट ये यहाँ पर सॉल्व हो गया इतना, यहाँ पर ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 है, ये ब्रैकेट में बंद है तो इसका लेके इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर है आपके पास 1/3 डिवाइड में है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे साइन चेंज हुआ तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब कि 3/2 इस तरह से। एंड ये डिवाइड क्या हो गया 4/3 इस तरह से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाले जो दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे बड़े सारे नंबर्स हैं जो एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। मैंने कहा 3 से 3 कट गया, 2 से ही कट रहा है, 2 2 जा। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने देखा कि 3 से 3 कट गया, ये 1/2 रह गया। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या नंबर्स बच गए, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो बचे हैं 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ पे तो 1 ही रह गया है ना, यहाँ पे 1 रह गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ 2, मतलब कि 1/2। और इस केस में क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी सिर्फ 1 रह गया ऊपर और यहाँ पे क्या रह गया 2। तो मैंने देखा कि यहाँ पे रह गया 2/3 डिवाइडेड में 4/3 इस तरह से। ठीक है, ये रह गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, अभी भी ये डिवाइड में है तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास 1/3 डिवाइड का साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा 2/1,
है ना, ये डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, एंड ये 1/2 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो 2/1 हो गया। ऐसे ही मैं कहूँगी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि क्या कुछ नंबर जो है वो डिविजिबल है। तो मैंने देखा यहाँ पे तो कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, बट यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि ये भी इससे डिविजिबल है और ये भी इससे डिविजिबल है, तो ये 2 2 जा कट जाएगा, है ना, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, एंड ये 2 2 जा 4 पे कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लास्ट में जो नंबर्स आ गए वो आ जाएंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे तो ये बच गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, यहाँ पर ये तो ऊपर 1 ही रह गया, ऊपर क्या रह गया, ये 1 ही रह गया, और नीचे क्या रह गया, सिर्फ 2। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली देख सकते हो आप कितना बड़ा जो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। ये सोल्यूशन निकालने के बाद ये LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आता, मतलब कि डिवीजन के केस में भी ये अप्लाई नहीं करता। और इसी के साथ हमारा ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कर ली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करी है, हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करी है, एंड अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें जो समेटी हुई होंगी उसको हमें एक बांट देना है, या फिर अगर कोई मतलब जो नंबर्स होंगे वो बटे हुए होंगे तो उनको हमें समेटना है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ 2 ही ऑपरेशन में हमें देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरह से होगा कि अगर A मल्टीप्लाई में B प्लस C में हो, A को हम मल्टीप्लाई करें B प्लस C के ब्रैकेट से, A को हम मल्टीप्लाई करें किससे, B प्लस C के ब्रैकेट से, तो हमारे पास जब ये ओपन करेंगे ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि एक बार इस A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू में B, एंड फिर इस A से दोबारा से C को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, पहले A से B से मल्टीप्लाई किया तो A भी आ गया, और A को C से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, AC, इस तरह से। तो इसको देख भी लेते हैं एक बार हम सॉल्व करके। तो मैंने यहाँ पे ना A लिख लेती हूँ मैं, A मेरे पास 1/3 सेम ही ले लेते हैं, B हमारे पास 2/3 था, और C था हमारे पास 4/3, सेम ही ले ली मैंने सारे एग्जाम्पल्स। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। A क्या है मेरे पास 1/3 इंटू B प्लस C, है ना, B प्लस C है हमारे पास 2/3 प्लस C क्या है 4/3। तो क्या वो इसके इक्वल आएगा, इसको मैं थोड़ा वहीं लिखवा देती हूँ, सो दैट कि यहाँ से मैं लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। इसे क्या है हमारे पास A इंटू में, मतलब कि 1/3 इंटू B प्लस C, B है 2/3 प्लस 4/3। ठीक है, किसके इक्वल रखना है, ये इसके इक्वल। कैसे करना है इसको सॉल्व, इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो हमें करना है इस तरह से, हमें इस A को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से क्या करा कि इस वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और एक बार इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यही करेंगे हम, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू क्या होगा, इसको इससे करना है तो मतलब कि 2/3 से करना है। ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, तो मैं A से पहले B को करूँगी तो मैंने 2/3 से करा, फिर से A लिखूँगी, प्लस में फिर से क्या लिखूँगी, A क्या है 1/3 एंड मल्टीप्लाई किससे करूँगी, C से। तो मेरे पास C क्या था 4/3, तो हमने कर दिया 4/3 इस तरह से। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 को इंटू करेंगे तो 2, 2 1 जा 2 एंड 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। इसी तरह से इसको जब करूँगी तो 4 1 जा 4 एंड 3 3 जा 9। इसको ये आगे भी सॉल्व होगा क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो 9 ही आ जाएगा, तो ये 9 ही आ गया, और ऊपर वाले नंबर्स जो होंगे वो सारे ही सेम रह जाएंगे, तो 2 + 4 ये आ जाएगा आपके पास 6/9। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 6/9 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये आगे डिविजिबल है। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये 3 से 2 पे कटेगा, ये 3 से 9 3 3 9 पे, तो ये आ जाएगा 2/3 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम जब हमें कुछ इस तरह से इस फॉर्म में हमें
दे रखा होगा कोई भी 3 नंबर्स, तो 3 रैशनल नंबर्स दिए होंगे। रैशनल नंबर से अगर कोई होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स भी हमें गिवन होंगे, सभी रैशनल नंबर्स ही होते हैं वैसे तो, कोई भी नंबर्स अगर गिवन होंगे हमें, तो हम कुछ इस फॉर्मेट में उसको कैसे ओपन करेंगे, हमें ये समेटा हुआ दिया हुआ है, ये समेट के दिया हुआ है, ये वाला जो फॉर्म है ये समेट के दिया हुआ है। इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम एक बार इसको इससे इंटू करेंगे और फिर इससे इसी को इंटू कर देंगे, ठीक है। एंड देन वी विल सॉल्व। एंड सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं पहले इनको सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। यही करना है हमें इसके साथ। एंड ये एडिशन वाला था, सब्ट्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला था, सब्ट्रैक्शन वाला जो है हमारे पास वो इस तरह से है कि यहाँ पे b प्लस सी होगा, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ b माइनस सी। तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास a क्या है, a है 1/3 इंटू 2/3 माइनस 4/3, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, बस जो बीच में जो साइन है वो चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे माइनस हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, हमें वही सेम चीज़ करनी है। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर देते हैं इसे भी हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3 इंटू 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बीच में जो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। बीच में जो माइनस साइन लगेगा वो सिर्फ माइनस का लगेगा। यहाँ पर कौन सा साइन लगा था, बीच में प्लस का साइन लगा था। यहाँ पे मैं भी इसको इसी से करवा देती हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 2/3 होगा, माइनस बीच में माइनस का साइन लग गया, फिर से 1/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ये हमने लिख लिया। इसी फॉर्म में लिखा है ना, देखो a इंटू में b, ये मेरे पास a था, ये b था, ये c था। पहले क्या करा हमने, a इंटू में b, पहले हमने किया a इंटू में b, फिर हमने किया a इंटू में c, तो हमने नेक्स्ट क्या किया a इंटू में c। देखो a 1/3 अपॉन में 4/3। इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 इंटू में 2/3 है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम 1/2। ये तो कुछ भी डिविजिबल नहीं है तो मैं सीधा लिखूंगी 2 1 ज़ा 2 एंड नीचे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आगे लग गया माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का ही एलसीएम जो होगा वो 9 आ जाएगा, एंड ये जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 - 4 एज इट इज़ लिख देंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2, प्लस माइनस माइनस, साइन जिसका बड़ा वही। तो प्लस माइनस करा, 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 बचा। साइन किसका बड़ा था, 4 का, तो इसका मतलब कि ये आ गया आपके पास -2 एंड ये आ जाएगा आपके पास -2/9। इतना क्लियर है। तो इसी के साथ हमने क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख ली कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर्स होंगे, इस तरह से ये कोई एक रैशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रैकेट में दिए गए 2 रैशनल नंबर्स अगर प्लस में होंगे तो इस तरह से हम उसे ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और अगर 2 रैशनल नंबर्स को हमें मतलब कि माइनस में होंगे और उसको हमें किसी एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, उन दोनों ही नंबर्स के ब्रैकेट को, तो हम किस तरह से उसको एक्सपैंड करेंगे, इस तरह से। क्लियर है, हमने एग्जाम्पल के साथ भी ये समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट अब हमें ये भी समझनी है क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइजेस है उसमें ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेगेटिव। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपको लिखना है यहाँ पे, नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ अ नंबर हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर, या फिर एडिटिव इनवर्स। सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है जिस नाम से, उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हमें समझना क्या है एडिटिव इनवर्स, और इसी का एक और नाम है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो क्या है ये समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले नेगेटिव इनवर्स, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, सिंपली एक नंबर देती हूँ मैंने आपको एक नंबर दिया 5। ठीक है, रैशनल नंबर है ये, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, अपॉन की फॉर्म में, जिसका मतलब कि रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको सिंपली एक नंबर दे दिया 5। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि मैं इस नंबर को किस नंबर से ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। क्या बोला मैंने कि मैं इस नंबर को, इस 5 को किस नंबर से ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो मैंने कहा कि भाई जब मैं इसको -5 कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0, है ना। मैंने क्या किया, मैंने 5 को -5 से ऐड किया, तब मेरे पास क्या आ गया 0। यही तो हुआ, यही तो किया मैंने 5 को -5 से ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 0। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स हुआ
अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ये माइनस क्यों लगाया मैंने, ये प्लस माइनस माइनस से तो जाएगा, तो इस तरह से ये 5 माइनस 5 0 ही तो हो गया है ना, ये प्लस माइनस माइनस ही तो हुआ, 5 माइनस 5 0। अब मैं ये कहूँगी कि ये जो 5 है, इस 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, इस 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा -5। क्या है ये कि ऐसे नंबर जिनको हम जब ऐड करें ना, ऐसे नंबर जिनको हम किसी नंबर से ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो ये तो बहुत इजी है, कोई भी आपके पास जो नंबर होगा ना, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, आपको सिंपली उसका क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। सिंपली क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। मतलब कि जैसे आपके साथ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई हमें एडिटिव इन्वर्स बताओ 7 का, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप 7 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि आप एक ऐसा नंबर बताओ कि जिसमें हम इस नंबर को ऐड कर दे तो हमारे पास जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ऐसा नंबर बताओ। एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि ऐसा नंबर बताओ कि जब हम इस नंबर में उस नंबर को ऐड कर दे, ठीक है, ऐड कर दे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 आ जाए। तो हमने बोला कि भाई 7 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -7 है ना। 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -7। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ, अगर मैं कह दूँ आपको उल्टा -8, अब मैंने क्या कहा, वही सेम चीज़ कि -8 में मैं ऐसा नंबर कौन सा ऐड करूँ जिसमें मेरे पास ऐड करके आंसर 0 आ जाए। तो मैं कहूँगी कि मैं -8 में जब +8 कर दूंगी तो -8 + 8 कट जाएगा, है ना, खत्म, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब कि इसमें भी तो मैं ये कह सकती हूँ कि -8 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो 8 होगा। ये तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये कि कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए तो हमें उसका साइन चेंज कर देना है, दैट्स ऑल। एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ साइन चेंज कर देना है। जैसे कि अगर मुझे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 दिया गया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3। क्लियर है, क्या करा मैंने, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में कर दिया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या बन गया, -2/3। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था कि 5 में मैंने -5 को ऐड किया तो मेरे पास 0 आया, तो इसका मतलब कि 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, मतलब कि किस नंबर से हमने ऐड किया वही उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया, -5। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको समझाया है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, 8, सिंपल, बात खत्म। 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3, है ना। मैं बोल दूँ -11 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा आपके पास, 11। -14 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 14। ऐसे ही +15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -15। सिर्फ क्या कर रहे हैं, नंबर तो वही सेम रहेंगे, बस हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और चीज़ जो हमें समझनी है, वो है ये रेसिप्रोकल, या फिर यहाँ पर मैं आपके लिए ना इसको सही से वो कर देती हूँ, ये है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 3 वर्ड्स है अलग अलग। क्या है, रेसिप्रोकल, या फिर हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वर्ड है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है। अब ये क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है, भाई मैं 5 ले लेती हूँ, वही सेम नंबर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 5। ठीक है, अगर मैं 5 ले रही हूँ तो, और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इस 5 को मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स वाला नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, रेसिप्रोकल वाला, मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर, मतलब कि p/q के फॉर्म में कह सकते हो आप, या फिर जो उल्टा हो, है ना। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि मैं जब इसको इस तरह से लिख सकती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। इतना क्लियर है। मैं किसी भी नंबर को जब उसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। किसी भी नंबर को जब मैं उसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल देखो 8 है ना, तो 8 मतलब कि 8/1 इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम समझे रैशनल नंबर के थ्रू, तो 8/1 लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/8, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। क्लियर है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमें
ये तो हमने समझा, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम समझ रहे थे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसी का जैसे पूछा जाए कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हमने देखा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था 1/5। हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 1 आ गया, है ना। हमने उसी के रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हम कह सकते हैं 1/5 आ गया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी तो ऐसा ही है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, हम कहेंगे कि 8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा 1/8, इसका रेसिप्रोकल। ये तो बहुत ईजी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाए तो आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर 2/3 का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहोगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/2, है ना। क्लियर है इतना। तो ऐसे ही हम जब हमारे पास नंबर्स गिवन हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये दोनों टॉपिक्स भी यहीं पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो है समझने वाली है हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे कुछ हम अगर ये से बोले कि द रोल ऑफ 0 एंड द रोल ऑफ 1, ये आपकी NCERT बुक्स में गिवन है। तो हम अगर बोले कि हमारे पास 0 का रोल क्या है, नंबर्स में 0 का रोल कैसा है, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होंगे। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर होगा, जैसे 0 2 में 5 होगा तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, है ना। ये तो हमें पता है। जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े हो छोटा हो, कोई भी नंबर हो, माइनस में हो, कोई भी नंबर हो, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। इतना तो क्लियर है। एंड ऐसे ही तो यही हो गया हमारे पास रोल ऑफ 0। एंड ऐसे ही अगर मैं रोल ऑफ 1 की बात करूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि किसी भी नंबर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। क्लियर है ये भी। किसी भी नंबर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही नंबर वापस आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो गया रोल ऑफ 1। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए, इसी के साथ हमने काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ये सारी चीज़ें कर ली, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करा, एडिटिव इन्वर्स करा। अब हम इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज करने के लिए मतलब अब तैयार हो गए हम कि हम भाई एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं।